द डिबेट में आपका स्वागत है। हाँ, और आज हम चर्चा कर रहे हैं अटेंशन इकोनॉमी पर। मतलब एक ऐसा आर्थिक सिस्टम जहां इंसान का ध्यान, उसकी तवज्जो ही सबसे कीमती चीज बन गई है। खास तौर पर आज के दौर में जहां इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना चारों तरफ से भरी पड़ी है। बिल्कुल, और ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को छू रही है। खास तौर पर अगर हम देखें तो ऑनलाइन शिक्षा और हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं उन पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। हमारी जो स्रोत सामग्री है वो भारत में ऑनलाइन शिक्षा पर इसके प्रभाव और वैश्विक स्तर पर इसके आर्थिक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं को काफी गहराई से देखती है। तो आज का जो हमारा मुख्य सवाल है जिस पर हम विचार करेंगे वो ये है कि ये अटेंशन इकोनॉमी हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज को आखिर किस दिशा में ले जा रही है। क्या ये एक ज़रूरी बदलाव है जिसे हम बेहतर मैनेजमेंट से संभाल सकते हैं, या फिर ये एक ऐसी हानिकारक ताकत है जिसका हमें एक्टिवली विरोध करना चाहिए? मेरा पक्ष ये रहेगा कि हाँ, अटेंशन इकोनॉमी की अपनी चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी इसमें सुधार की गुंजाइश है और इसे मानव कल्याण के लिए, मतलब अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेरा मानना है इसके विपरीत कि ये मॉडल अपनी जड़ में ही, मतलब अपनी बुनियाद में ही प्रॉब्लमैटिक है, समस्याग्रस्त है, और इसके जो मूल सिद्धांत हैं उनमें बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, ये बात सच है कि जो मौजूदा अटेंशन इकोनॉमी है, खासकर भारत में ऑनलाइन शिक्षा जैसे फील्ड्स में, वो गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हमने शिक्षक नवनीत तिवारी का उदाहरण देखा, जहां पढ़ाने का तरीका एक तरह का नाटकीय रोमांटिक स्किट जैसा बन गया, या ये फैक्ट कि हमारा अटेंशन स्पैन यानी ध्यान देने की अवधि सिकुड़कर सिर्फ 8 सेकंड रह गई है। ये सब वाकई चिंता की बातें हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये स्थिति शायद हर्बर्ट साइमन ने जो बहुत पहले सूचना के अथाह बोझ, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड की समस्या बताई थी, उसकी एक तरह की आर्थिक प्रतिक्रिया है। अटेंशन इकोनॉमी का अपना एक बहुत बड़ा आर्थिक महत्व भी है। अकेले अमेरिका में ही देख लें तो इसका मूल्य लगभग 7.1 ट्रिलियन आंका गया है, और पूरी दुनिया की जीडीपी में भी ये 10-15 ट्रिलियन जोड़ने की क्षमता रखती है। और इसी मॉडल के वजह से तो कई डिजिटल सेवाएं हमें फ्री यानी मुफ्त मिलती हैं, है ना? तो समस्या शायद तकनीक में उतनी नहीं है जितनी इसके मौजूदा शोषणकारी मॉडल, एक्सट्रैक्टिव मॉडल में है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी कहती है। लेकिन यहीं पर मुझे लगता है सुधार की उम्मीद भी है। जैसे प्रस्तावित येलो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, एक ज्यादा टिकाऊ, मानव केंद्रित मॉडल जो पारदर्शिता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दे और सतत विकास लक्ष्यों SDGs के साथ चले, ये एक सकारात्मक रास्ता दिखा सकता है। और GDPR जैसे नियम या यूनेस्को की AI एथिक्स जैसी गाइडलाइंस, ये सब जिम्मेदार डिजाइन की तरफ हमें ले जा सकती हैं। को शायद कम करके आंक रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा के भारतीय उदाहरण ही ले लीजिए। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि शिक्षकों पर मनोरंजन करने का इतना ज्यादा दबाव है कि उन्हें अजीबोगरीब हरकतें, गिमिक्स, भद्दे मजाक, यहां तक कि नाचने तक का सहारा लेना पड़ रहा है? ये सिर्फ सब्जेक्ट को आसान बनाना नहीं है, ये तो असल में टीचर स्टूडेंट के रिश्ते को ही बदलकर एक तरह से ग्राहक और एंटरटेनर का रिश्ता बना रहा है। और वो 8 सेकंड्स की ध्यान अवधि, जरा सोचिए, जेईई, नीट, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए जिस गहरी एकाग्रता, जिस फोकस की जरूरत होती है, क्या वो इस माहौल में पनप सकती है? हमने जैसे बोरियत को दुश्मन समझ लिया है ना, जबकि असली खतरा तो वो लगातार मिलने वाले डोपामाइन हिट्स हैं और ध्यान भटकाने वाली चीजों की जो लत लग रही है वो है। और नतीजा क्या है? छात्रों में बढ़ती हुई चिंता, डिप्रेशन और सबसे खतरनाक, विस्मय की भावना का खत्म होना। मतलब वो हैरान होने की, गहराई से सोचने की क्षमता ही खो रहे हैं। मेरा तर्क ये है कि ये मॉडल अपने स्वभाव से ही हानिकारक है, क्योंकि इसका जो मूल मकसद है वो है एंगेजमेंट को बढ़ाना किसी भी कीमत पर। और ये अक्सर कैसे होता है? विभाजनकारी, सनसनीखेज और नशे की तरह लगने वाली सामग्री को बढ़ावा देकर। इसी को तो प्रोफेसर जुबॉफ निगरानी पूंजीवाद या सर्वेलेंस कैपिटलिज्म कहती हैं। इसके जो मानसिक स्वास्थ्य पर बुरे असर हैं, हमारी व्यक्तिगत आज़ादी का जो क्षरण हो रहा है, जैसे बिना हमारी सहमति के हमारे डिजिटल जुड़वां, मतलब हमारे व्यवहार का अनुमान लगाने वाले डेटा मॉडल बनाना और इस्तेमाल करना,
और हमारे लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है, ध्रुवीकरण, फर्जी खबरें, नफरती भाषा का आम हो जाना, ये सब इसकी बहुत भारी सामाजिक कीमत है। ग्रेशम का नियम याद है? बुरा सिक्का अच्छे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। वही हो रहा है यहां। सतही ध्यान खींचने वाली सामग्री गहरी सोचने पर मजबूर करने वाली सामग्री को बाहर कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये जो तथाकथित मुफ्त सेवाएं हैं वो इस गहरी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक बर्बादी के लायक हैं? मुझे तो शक है, खासकर तब जब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां किसी भी मतलब के नियमन को रोकने की पूरी ताकत रखती हैं। शिक्षा पर इसके असर की अगर बात करें तो हाँ, मैं मानती हूँ कि चुनौतियाँ हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स शिक्षकों पर ज़्यादा आकर्षक दिखने का दबाव बना सकते हैं और इससे शायद विषय की गहराई कहीं ना कहीं प्रभावित होती हो। लेकिन क्या ये अटेंशन इकोनॉमी का ही एक अनिवार्य दोष है? मुझे लगता है कि ये शायद खराब डिजिटल पेडागॉजी, मतलब पढ़ाने के तौर तरीकों का मामला ज़्यादा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स शिक्षा की पहुंच को बहुत बढ़ा भी रहे हैं, दूर दराज तक ले जा रहे हैं। तो इसका समाधान शायद बेहतर टीचर ट्रेनिंग में है, ज़्यादा इंटरैक्टिव तरीकों को अपनाने में है और ऐसे मंच बनाने में है जो मनोरंजन से ज़्यादा सीखने की गहराई को प्राथमिकता दें। टेक्नोलॉजी अपने आप में तो न्यूट्रल है, बुरी नहीं है, सवाल तो उसके इस्तेमाल का है। पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूं। इसे सिर्फ खराब शिक्षा शास्त्र कहकर हम शायद असल मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं। प्लेटफॉर्म का जो बुनियादी ढांचा है, जो उसका डिज़ाइन है, वही समस्या की जड़ है। जब कमाई का मुख्य जरिया ही लोगों का ध्यान बेचकर पैसा कमाना हो, तो शिक्षा का जो असल उद्देश्य है वो अनिवार्य रूप से पीछे छूटी जाएगा। ये 8 सेकंड की ध्यान अवधि या फिर गिमिक्स पर निर्भरता, ये सिर्फ लक्षण नहीं है, ये उस सिस्टम के सीधे सीधे परिणाम हैं जो गहरी चिंतनशील शिक्षा के मौलिक रूप से विरुद्ध हैं। जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, जैसे विज्ञापन से होने वाली आय, वो शिक्षकों को एक नैतिक पथ प्रदर्शक बनने के बजाय एक मनोरंजक कलाकार बनने पर मजबूर करते हैं और इससे समानता, इक्विटी को भी चोट पहुंचती है। आपने स्रोत सामग्री में देखा होगा कि कैसे कुछ शिक्षक शहरी छात्रों से लाइक पाने के लिए ग्रामीण पृष्ठभूमि का मजाक उड़ा सकते हैं। ये तो एक अच्छे शिक्षक के मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है ना। तो ये महज खराब पेडागॉजी नहीं है, ये सिस्टम का डिजाइन है जो इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है, उसे पोषित कर रहा है। मैं मानती हूँ कि मौजूदा मॉडल में सुधार की सख्त ज़रूरत है, बिल्कुल है, लेकिन मैं इसे स्वाभाविक रूप से ही दोषपूर्ण या खराब मानने को तैयार नहीं हूँ। क्या इसमें सुधार संभव ही नहीं है? जरा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जो प्रस्तावित येलो इकोनॉमी के सिद्धांत हैं, उन पर गौर करें, जैसे व्यक्तिगत संप्रभुता, हानि न पहुंचाना, पारदर्शिता, जवाबदेही, जैसा एनेक्स 1 में बताया गया है। ये सब दिखाते हैं कि एक बेहतर, ज़्यादा मानवीय मॉडल खड़ा किया जा सकता है। GDPR जैसे जो मौजूदा नियम हैं, वो भी अपने 8 अधिकारों के साथ व्यक्तिगत नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में एक कदम तो हैं ही। मेरा अब भी यही मानना है कि तकनीक तटस्थ है, असल मुद्दा उसके इस्तेमाल और उसके बिजनेस मॉडल का है, जिसे बदला जा सकता है। डेटा पर मजबूत व्यक्तिगत नियंत्रण और जिम्मेदार AI डिजाइन के जरिए सार्थक बदलाव लाया जा सकता है, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपके सुधार की उम्मीद का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं इस पर काफी संदेहवादी हूं। ये जो निगरानी पूंजीवाद का इतना शक्तिशाली मुनाफा कमाने का लॉजिक है, जो उसका इंजन है, वो इन नेक इरादों वाले सुधारों के आड़े जरूर आएगा। क्या हमें वाकई लगता है कि फेसबुक और गूगल जैसी भीमकाय कंपनियां अपनी इतनी अपार शक्ति के साथ ऐसे नियमों को आसानी से मान लेंगी जो उनके मूल बिजनेस मॉडल को ही चुनौती देते हों? वो या तो उन्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगी या फिर उनसे बचने के रास्ते निकाल लेंगी। ये जो मानव डिजिटल जुड़वां का बनना और इस्तेमाल होना है, या हमारे अवचेतन व्यवहार को प्रभावित करने की जो कोशिशें हैं, ये मुद्दे सतही सुधारों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये कहना कि विभाजनकारी सामग्री को बढ़ावा देना एक बग है, मतलब सिस्टम की कोई गलती है, ये शायद थोड़ा भोलापन होगा। ये तो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए सिस्टम की एक विशेषता, एक फीचर बन चुकी है। क्या GDPR या फिर ये प्रस्तावित सिद्धांत इस शक्तिशाली आर्थिक इंजन का सच में मुकाबला कर सकते हैं?
मुझे तो गहरा संदेह है, सच कहूं तो। अगर हम सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों को देखें तो ये सच है कि गलत सूचना और ध्रुवीकरण जैसी गंभीर समस्याएं हैं और यूएन रिपोर्ट भी इन पर उंगली उठाती है। ये वास्तविक खतरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। यही मंच नागरिक जुड़ाव के लिए, सूचना के तेजी से प्रसार के लिए और सामाजिक आंदोलनों के लिए भी बहुत शक्तिशाली उपकरण साबित हुए हैं। तो समाधान इन मंचों को खत्म करने में नहीं है, बल्कि बेहतर कंटेंट मॉडरेशन में, एल्गोरिदम में ज्यादा पारदर्शिता लाने में, मीडिया साक्षरता बढ़ाने में और उपयोगकर्ताओं को ज्यादा नियंत्रण देने में है। इन उपकरणों का सकारात्मक इस्तेमाल भी उतना ही संभव है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। यहाँ मेरा मतभेद और भी गहरा हो जाता है। आप इसे देख रहे हैं जैसे ये खराब सामग्री की समस्या हो, जबकि मैं इसे एल्गोरिदम के डिजाइन की ही समस्या मानता हूँ। जो एल्गोरिदम एंगेजमेंट को, जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए बनाए गए हैं, वो स्वाभाविक रूप से ऐसी सामग्री को ही बढ़ावा देंगे जो तीव्र भावनाएं जगाती हैं, जैसे गुस्सा, नफरत, डर, सनसनी। यही वजह है कि अभद्र भाषा, उग्रता और गलत सूचना इतनी तेजी से फैलती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका नतीजा हम सामाजिक अशांति और लोकतंत्र पर सीधे खतरे के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका में 6 जनवरी के कैपिटल दंगे हों या ब्राजील में 8 जनवरी 2023 की घटनाएं, ये इसके उदाहरण हैं जिन्हें ऑनलाइन फैली गलत सूचना और नफरत ने हवा दी थी। इसके अलावा इन मंचों ने पारंपरिक समाचार मीडिया की तो जैसे कमर ही तोड़ दी है। उनका विज्ञापन राजस्व छीन लिया है और स्थानीय जरूरी खबरों को हाशिए पर धकेल दिया है। पूरा का पूरा जो सूचना का इकोसिस्टम है वही कमजोर हो रहा है। तो समस्या सिर्फ कुछ बुरी सामग्री की नहीं है, बल्कि उस पूरे तंत्र की है, उस पूरे सिस्टम की है जो ऐसी सामग्री को पुरस्कार करता है, उसे आगे बढ़ाता है। चलिए अब आर्थिक पहलू पर आते हैं। अटेंशन इकोनॉमी वैश्विक जीडीपी में खरबों डॉलर का योगदान कर रही है। ये डिजिटल सेवाओं के जरिए उपभोक्ताओं को काफी मूल्य, मतलब कंज्यूमर सरप्लस भी प्रदान करती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुकी है और ये इनोवेशन यानी नई खोजों को भी गति दे रही है। इसे पूरी तरह खत्म करने की बात करना शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा, अव्यवहारिक होगा। जरूरत इस बात की है कि हम इसे सतत विकास लक्ष्यों SDGs के साथ कैसे संरेखित करें, कैसे इसे अलाइन करें, ताकि आर्थिक विकास हमारे सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों की कीमत पर ना हो। लेकिन सवाल वही है, क्या ये जीडीपी वृद्धि उन भारी मानवीय कीमतों को सही ठहराती है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं? मानसिक स्वास्थ्य का जो संकट है, जो SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी सीधे प्रभावित करता है, घटती हुई उत्पादकता SDG 8 अच्छा काम और आर्थिक विकास, समाज में जो विश्वास घट रहा है SDG 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, क्या ये सब जीडीपी के आंकड़ों में नजर आते हैं? शायद हमें अब जीडीपी से परे सोचने की जरूरत है और ऐसे पैमाने विकसित करने की जरूरत है जो वास्तविक मानव कल्याण को मापें, ना कि सिर्फ आर्थिक उत्पादन को। और पर्यावरणीय लागत, उसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? जैसा कि यूएन रिपोर्ट खुद बताती है, डिजिटल गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 4% और ये 2030 तक बढ़कर 21% तक पहुंच सकता है। सबसे बुनियादी सवाल तो मेरे लिए ये है, क्या इंसान का ध्यान, उसकी तवज्जो महज उत्पादन का एक साधन है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, या यह मानवीय गरिमा का एक अभिन्न हिस्सा है जिसका इस तरह से शोषण नहीं किया जाना चाहिए? हम आर्थिक अनिवार्यता के नाम पर क्या कुछ दांव पर लगा रहे हैं, ये सोचना बेहद जरूरी है। तो निष्कर्ष के तौर पर मेरा मानना है कि अटेंशन इकोनॉमी में अभी भी अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें शायद अभी पूरी तरह समझा भी नहीं गया है। हाँ, चुनौतियां गंभीर हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन विनियमन, नैतिक डिज़ाइन और येलो इकोनॉमी जैसे नए, ज्यादा टिकाऊ मॉडल्स के जरिए इसे एक सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। तकनीक को पूरी तरह खारिज करने के बजाय हमें इसे जिम्मेदारी से चलाने के, संचालित करने के तरीके खोजने होंगे। और मेरा अंतिम विचार ये है कि अटेंशन इकोनॉमी का जो मौजूदा शोषणकारी मॉडल है, वो अपने आप में एक प्रणालीगत जोखिम पैदा कर रहा है, जिसकी मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है और बढ़ती जा रही है। सिर्फ सतही सुधार, ऊपर ऊपर के बदलाव काफी नहीं होंगे।
हमें इसके मूल सिद्धांतों में, इसकी जड़ों में गहरे बदलाव लाने की तत्काल जरूरत है, ताकि मुनाफे की ये जो अंधी दौड़ है, इसमें मानवीय गरिमा, हमारा मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पीछे न छूट जाएं। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि अटेंशन इकोनॉमी एक बेहद जटिल, एक मल्टी लेयर्ड मुद्दा है, जिसके सामाजिक, आर्थिक और हमारे वैयक्तिक जीवन पर बहुत गहरे प्रभाव पड़ रहे हैं। और इस पर अलग-अलग दृष्टिकोणों से विचार करना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जैसा हमने देखा, स्रोत सामग्री में इस विषय पर और भी बहुत कुछ है। ऑनलाइन शिक्षा के खास उदाहरणों से लेकर वैश्विक शासन की चुनौतियों तक, प्रस्तावित समाधानों की बारीकियों और व्यक्तिगत अधिकारों पर इसके क्या असर हो सकते हैं, उन तक, जो निश्चित रूप से आगे की सोच और चर्चा को प्रेरित करते हैं।